नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो किस तरह के इवेंट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव फीमेल्स में। तो ये जो है कि एक सेट ऑफ ओवेरियन साइकिल स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है व्हेन ओवुलेशन स्टार्ट, ओवुलेशन क्या है हम सभी जानते हैं कि जो ओवरी है उस ओवरी से एग रिलीज होता है और एग रिलीज होकर पहुंचता है आपके फैलोपियन ट्यूब में और वो फैलोपियन ट्यूब में 1 डे स्टे करता है और इस 1 डे स्टे में अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, वो बाहर आ जाता है, जिसके कारण एक ओवेरियन साइकिल स्टार्ट होता है और इस ओवेरियन साइकिल्स को हम लोग मेंस्ट्रुअल भी कहते हैं। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। If the egg is not fertilized, it lives for 1 day and then expelled. वो एक दिन तक वहां रुकता है और उसके बाद बाहर आ जाता है। This set in motion, यहाँ पर एक मोशन स्टार्ट होता है और इस मोशन को कहते हैं ओवेरियन साइकिल और मेंस्ट्रुअल। In this, the discharge of blood, mucus and broken piece of the endometrial lining is called menstrual cycle। और इसमें हम सभी जानते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ये लीनिंग होता है, ये लीनिंग जो है दिस इज द इंडोमेट्रियल लीनिंग। ये इंडोमेट्रियल जो लीनिंग है वो डिस्चार्ज होने लगता है। ये बनता क्यों है? तो ये एग्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए और जो एग्स है वो जब कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट में और वो जाइगोट को इम्प्लांटेशन करने के लिए होता है। और जब ये एग्स ही नहीं बचा, ये डिजेनरेट हो गया या एक्सपेल्ड आउट हो गया, तो ये क्या करता है जो इंडोमेट्रियल लिनिंग है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। और इसमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर ब्लड का, म्यूकस का और जो ब्रोकन पीस ऑफ इंडोमेट्रियल लिनिंग है वो बाहर आना शुरू हो जाता है और इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशंस। इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। और जो फीमेल्स है, नॉर्मल फीमेल्स जो होते हैं जो कि उसमें किसी तरह का डिजीज या एब्नॉर्मलिटी नहीं है, तो उनका ये 3 to 5 days तक रहता है। उसके बाद ये कंप्लीट साइकिल खत्म हो जाता है। दिस फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, हम सभी जानते हैं जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो है ये प्यूबर्टी एज में स्टार्ट हो जाता है और इसको हम लोग मेनार्क कहते हैं, जो कि एज 11 to 13 ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इट स्टॉप्स बिटवीन द एज ऑफ 40 to 45। और यहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं, जो वोमेन्स, उसमें 40 to 45 ईयर्स तक ये रहता है, उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है। और जब कंप्लीट स्टॉपेज हो जाता है मेंस्ट्रुएशन का, उसको कहते हैं मेनोपॉज। तो स्टार्टिंग को कहते हैं मेनार्क, स्टार्टिंग को मेनार्क कहते हैं और जहां पर कंप्लीट स्टॉप हो जाता है उसको मेनोपॉज कहते हैं। तो ये हो गया आपका ओवेरियन साइकिल और मेंस्ट्रुएशंस। नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, उसके डिफिनेशंस क्या है और क्या उसके इंपॉर्टेंस। तो यहां पर पहले डिफिनेशंस पर हम देखते हैं। इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस टू लीड अ रिस्पांसिबल, सेफ एंड सैटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव लाइफ। तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल फिटनेस को बनाए रखता है, जो आगे चलकर एक रिस्पांसिबल, सेफ और सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव लाइफ को एंजॉय कर सके। तो ये है आपका डिफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या इसके इंपॉर्टेंस है देखते हैं। इट प्रोवाइड अवेयरनेस टू बोथ मेल एंड फीमेल रिगार्डिंग फर्टिलिटी। और फर्टिलिटी के संबंध में ये मेल और फीमेल दोनों को जागरूक करता है। सेकेंड, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन टू लिमिट ऑफ एंजॉयिंग फैमिली लाइफ। और फैमिली लाइफ को एंजॉय करने के लिए जो बच्चे होते हैं, जो ऑफ स्प्रिंग है, उनका रिडक्शन होना चाहिए। अगर बहुत सारे बच्चे अगर होते हैं तो फैमिली जो लाइफ होते हैं उसको एंजॉय नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी के 7, 9, 10 बच्चे अगर हैं तो वो अपने फैमिली लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, वो तो बहुत ज्यादा बिजी रहेगा उन्हीं को नर्चर करने में। तो इसलिए रिडक्शन होना चाहिए फैमिली लाइफ में। तो उसमें अगर 2 और 3 अगर बच्चे हैं तो वो सबसे अच्छा होता है। थर्ड, मैनेज डिसऑर्डर रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाय गेटिंग देम ट्रीटेड एट द अर्लीस्ट। और अगर सपोज करते हैं कि रिप्रोडक्टिव लाइफ में किसी तरह का डिसऑर्डर अगर हो गया तो इस डिसऑर्डर को मैनेज किया जा सकता है
उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से उसको डायग्नोस किया जा सकता है अगर पहले से ट्रीटमेंट करवाते हैं तो। Methods of family planning or birth control methods. Here are some methods that prevent the pregnancy. First, we are going to understand contraceptions. What is contraception? The prevention of the pregnancy is called contraceptions. जो प्रेगनेंसी को रोकता है या उसको कंट्रोल करता है उसे को कॉन्ट्रासेप्शंस कहते हैं। देयर आर वेरियस कॉन्ट्रासेप्शन टेक्निक, यहाँ पर बहुत सा कॉन्ट्रासेप्शन टेक्निक्स या मेथड्स है, सच एज मैकेनिकल बैरियर और मेथड, सेकेंड केमिकल मेथड्स, थर्ड सर्जिकल मेथड एंड लास्ट इज IUCD। तो यहां देखते हैं फर्स्ट मैकेनिकल मेथड्स। तो मैकेनिकल मेथड्स क्या है? दे प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शंस बाय प्रिवेंटिंग स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग यूटेरस यूजिंग कॉन्डम, सर्वाइकल कैप्स एंड डायफ्राम। ये जो है यहाँ पर जो स्पर्म्स है वो स्पर्म्स को पहुंचने ही नहीं देता है उसके यूटेरस में, जहां से वो आगे बढ़ के फैलोपियन ट्यूब में जाकर वो फर्टिलाइज हो सके। तो कैसे? तो जो मेल्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं कॉन्डम्स, फीमेल्स में सर्वाइकल कैप्स और डायफ्राम्स इसका यूज किया जाता है, जिससे स्पर्म्स को यूटेरस तक और यूटेरस से फिर जो ओविडक्ट है और फैलोपियन ट्यूब है वहां तक पहुंचने में। सेकेंड केमिकल मेथड, यूज ऑफ ओरल पिल्स। बहुत डिफरेंट टाइप्स का ब्रांड का यहाँ पर ओरल पिल्स अवेलेबल है जो कि ये हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देता है। इसमें जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसको ये चेंज कर देता है उसके साइकिल को, जिससे एग ही रिलीज नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा है दिस चेंजेस हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट एग आर नॉट रिलीज, जिससे ये एग रिलीज नहीं होता। थर्ड सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड को परफॉर्म किया जा सकता है यूजिंग वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी का उपयोग करके सर्जिकल मेथड को परफॉर्म करते हैं। तो कैसे होता है? तो याद रखिए कि जो वैसेक्टोमी है ये मेल में होता है और जो ट्यूबेक्टोमी है वो फीमेल में होता है। तो इसको याद करने का एक सिंपल टेक्निक है, फैलोपियन ट्यूब फीमेल में पाया जाता है इसलिए ट्यूबेक्टोमी, और वैस डिफरेंस जो है वो मेल में पाया जाता है इसलिए इसको वैसेक्टोमी नाम दिया गया है। तो इसमें होता क्या है? इन द मेल्स द वैस डिफरेंस इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट स्पर्म्स ट्रांसफर। यहां पर क्या होता है कि मेल्स में जो वैस डिफरेंस होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि जो स्पर्म है उसका ट्रांसफर नहीं हो सके, क्योंकि वैस डिफरेंस से स्पर्म का पैसेज होता है तो उसी को यहां पर ब्लॉक कर दिया गया, इसलिए इसको कहते हैं वैसेक्टोमी। सेकंड, इन फीमेल्स द फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट एग ट्रांसफर। और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसको यहां पर ब्लॉक कर दिया जाता है या उसको कट करके बाइंड कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि स्पर्म यूटेरस से आगे नहीं बढ़ेगा और जो एग है वो ओवरी से निकलकर जो ओविडक्ट है और जो फैलोपियन ट्यूब है वहां तक नहीं पहुंचेगा, जिससे क्या होगा यहाँ पर फ्यूजन ही नहीं होगा स्पर्म और एग का, तो वहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा और ना ही यहाँ पर बेबी का फॉर्मेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। तो ये जो है ये फीमेल्स में देखने को मिलता है ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब्स है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि एग ट्रांसफर ना हो सके। एंड लास्ट मेथड इज IUCD। इट इज ऑल्सो रिटन IUD। इसको IUD में भी लिखा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। नेम से ही पता चलता है एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो कि यूटेरस के अंदर प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इस डिवाइस का कुछ नेम है। इसमें देखिए कॉपर टी, जिसको लूप भी कहते हैं, सील्ड और TS एक्सेट्रा, और भी बहुत तरह के डिवाइसेस अलग अलग नेम से बहुत ही ज्यादा बाजार में भी अवेलेबल है। तो ये क्या है? इट इंसर्ट्स इनटू यूटेरस टू प्रिवेंट इंसेमिनेशन बाय डिस्ट्रॉइंग स्पर्म। ये क्या होता है? ये इंसेमिनेशन जब होता है और उस इंसेमिनेशन में जितने भी स्पर्म होता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है इस कॉपर टी लूप्स और सील्ड के थ्रू, जिससे आगे फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाता। एंड प्रिवेंटिंग देयर पासेज इनटू फैलोपियन ट्यूब्स। और यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब्स को फैलोपियन ट्यूब से वो आगे पास ही नहीं हो जाता, जिससे फर्टिलाइजेशन का चांसेस नहीं होता है। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल।
STDs, sexual transmitted disease or infection. This is the last topic in this chapter. क्या होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और किस तरह से इसके सिम्टम्स है और उसका इफेक्टिव मेडिसिन क्या है, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता क्या है। तो STDs आर द डिजीज व्हिच स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। ये ऐसे डिजीज है जो सेक्सुअल कांटेक्ट से स्प्रेड होते हैं फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। जब एक पर्सन ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो इस डिजीज से, तब वहां से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है या इन्फेक्ट कर सकता है। कुछ कॉमन एग्जांपल है एसटीडीज के, जैसे कि यहाँ पर 4 एग्जांपल क्लास 10 तक। एक है आपका गोनोरिया, सेकंड है सिफिलिस। गोनोरिया, सिफिलिस ये ऐसे डिजीज है जो बैक्टीरिया से होता है, व्हेरेज एड्स एंड वर्ड्स ये ऐसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो वायरस से होता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसके क्या सिम्टम्स है और क्या इसका इफेक्टिव मेडिसिन है। तो फर्स्ट गोनोरिया, इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। सिम्टम्स क्या है इसमें? बर्निंग सेंसेशन एंड पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। यूरिनेशन के समय बर्निंग सेंसेशन होता है और पेन होता है। अगर इस तरह का आपका सिम्टम्स दिख रहा है तो हो सकता है कि गोनोरिया है। अगर ऐसा है तो इसको डायग्नोज करने के बाद एक इफेक्टिव मेडिसिन है जिसका नाम है एम्प्लिसिन। एम्प्लिसिन का यूज कर सकते हैं। Second, syphilis. Syphilis, it is caused by bacteria. It is also caused by bacteria, and the symptom is chronic ulcer, skin lesions, rashes, and the swelling lymph glands. तो ये सारे symptoms हैं। इसमें उसको अल्सर्स हो सकते हैं, काफी लंबे समय तक ये अल्सर होगा। स्किन लेशंस हो सकते हैं, उसके स्किन पर कुछ दाने जैसे निकल सकते हैं, उसके रैशेस भी हो सकते हैं। ठीक है, स्वेलिंग लिम्फ ग्लैंड्स और स्वेलिंग लिम्फ ग्लैंड्स ये सभी जो है वो जेनाइटल एरिया में होता है। तो इस तरह का सिफिलिस का सिम्टम्स है। इसके इफेक्टिव मेडिसिन है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो है इसका इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको डायग्नोज करने के बाद लिया जा सकता है। थर्ड इज जेनाइटल वार्ड्स। तो जेनाइटल वार्ड्स जो है ये आपका वायरस के थ्रू होता है। यहां देखिए, इट इज कॉज्ड बाय वायरस। अब इसके सिम्टम क्या है? एक्यूट पेन इन अ सर्विकल एंड द वेजाइना। सर्विकल और द वेजाइना जो रीजन होता है वहां पर बहुत ज्यादा पेन होता है। तो यहाँ पर एक्यूट पेन देखने को मिलेगा। अब इसके जो इफेक्टिव मेडिसिन है या इफेक्टिव जो क्योर है उसमें देख सकते हैं क्रायोसर्जरी एंड द पोडोफाइलम प्रिपरेशंस आर इफेक्टिव। तो ये जो है मेडिसिन का यूज किया जा सकता है और एक टेक्निक है उसका यूज किया जा सकता है जिससे जेनाइटल वार्ड से छुटकारा मिल सकता है। एंड द लास्ट इज एड्स। दिस इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये कोई एक सिंगल डिजीज नहीं होता है, दिस इज द ग्रुप ऑफ डिजीज, और ग्रुप ऑफ डिजीज को ही कहते हैं सिंड्रोम। तो ये है एड्स caused by HIV वायरस, और ये HIV वायरस होता है जिसका फुल नेम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये HIV वायरस के कारण होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है? जनरली इसके सिम्टम्स बहुत ही अर्ली स्टेजेस में पता नहीं चलता, और ये जो इसके स्टेजेस है वो बहुत ही लंबे जाते हैं। इसमें क्या है कि कोई एक डिजीज, कोई एक बीमारी होता है, कॉमन कोल्ड ही क्यों ना हो, वो जल्दी ठीक ही नहीं होता है। कोई भी डिजीज जो है वो ठीक ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बॉडी है, हमारे बॉडी को एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, और ये इम्यून सिस्टम में जो बी और टी सेल्स पाया जाता है इसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है ये वायरस, जिसके कारण ये इफेक्टिवनेस किसी भी बीमारी पर नहीं हो सकता। इट मींस कि हमारा जो बॉडी का जो नेचुरल डिफेंसिंग सिस्टम है वो वीक पड़ जाता है। तो इसमें कुछ सिम्टम्स देखेंगे, जैसे हेडेक है, रैशेस है, नौसिया है, फारिंजाइटिस है, फीवर्स है एंड लॉस ऑफ बॉडी वेट। हाँ, अब क्रॉनिक डिजीज इस तरह का जब होता है तो उसमें रेगुलर बॉडी का जो है लॉस, जो वेट है वो लॉस होता ही रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है ये बताता है कि इस पर्सन को एड्स हो सकता है। और इसके लिए सबसे अच्छा है कि इस तरह के सिम्टम को डायग्नोज करने के बाद एक श्योर टेस्ट होता है जिसको इलिसा टेस्ट कहते हैं। इलिसा टेस्ट से पता चल जाता है कि उसको एड्स है या नहीं। यहाँ पर यही बात है, HIV अटैक ऑन इम्यून सिस्टम T and B cells and makes it weak, और इम्यून सिस्टम को ये वीक बना देता है। अब इसके हम लोग बात करते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो अभी तक इसके ट्रीटमेंट को डिस्कवरी नहीं हो पाया है, बट कुछ केसेस में बाकी सभी सिम्टम्स को कम करने के लिए कुछ रेट्रोवायरल ड्रग्स का यूज किया जाता है, जिसको रेट्रोवायरस जो कंट्रोल हो सकता है
उससे कंट्रोल किया जा सकता है, बट ये इफेक्टिव नहीं है। तो अ प्रॉपर ट्रीटमेंट हैज नॉट येट बीन डिस्कवर, अभी तक इस डिजीज का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट डिस्कवर नहीं हो पाया है, और ये डिजीज सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था अमेरिका में। तो ये सारे आपका एसटीडीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज है, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था।